ओके, ठीक है। इस डिजाइन को ले लेते हैं। अगर इस तरह का डिजाइन बनाना है वेब पर, तो आपने ये H1 ले लिया, H1 ले लिया, H1 ले लिया, और ये तीन लिस्ट ले ली, इस तरह कुछ ले लिया। इमेज भी नहीं पता, ये ये किस तरह लगेंगे वो भी नहीं पता, ठीक है। और इमेजेस के साथ ये जो डिफरेंट कलर का शेडो आ रहा है, ये किस तरह आ रहा है ये भी नहीं पता। तो जो आपकी वेबसाइट को प्रिटी करेगा, ब्यूटीफुल बनाएगा, उसके लिए हम यूज करते हैं CSS, ठीक है। इसके बगैर गुजारा नहीं, सही है। और काफी स्टूडेंट्स के सवाल होते हैं कि ये इतनी सारी प्रॉपर्टीज या ये जो टैग्स वगैरह पढ़े ये कैसे याद रखेंगे, ठीक है। वो सारे आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना तैयारी कर रहे हो आगे बढ़ने की, सही है। हम आते हैं इसमें, वो बता रहे हैं कि व्हाट CSS डज, क्या करती है, हाउ CSS वर्क्स, किस तरह काम करती है, रूल्स, प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज। इंट्रोड्यूस यू टू हाउ CSS वर्क्स, ये बताएंगे। टीच यू हाउ टू राइट CSS रूल, हाउ टू राइट CSS रूल्स। और उसके बाद के CSS के जो रूल्स हैं वो HTML पर किस तरह अप्लाई किए जाए, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं, इस तरह का कुछ मिलता जुलता एट द एंड ऑफ द क्लास इंशाल्लाह बना लोगे। सही है। अगर इस बॉक्स को थोड़ा सा हम देखें तो इसमें क्या क्या हुआ है, पिंक कलर किया हुआ है हेडिंग में, सही है। एक बॉर्डर लाइन बना दी है, सही है। और ये इन्होंने किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, सही है। और मेरे ख्याल से बस यही नजर आ रहा है मुझे तो। और ये जो कॉटेज गार्डन है इसको इन्होंने इटैलिक भी किया हुआ है। ऐसे ही नजर आ रहा है, कुछ और नजर आ रहा है, या बस यही है? ओके। ब्लॉक लेवल इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं? एक दो क्यूरीज आई थी दो दो स्टूडेंट्स की, वो बता रहे थे। Block level elements look like they start on a new line. Example include H1, H6, P, div, li. जो एलिमेंट ऑलवेज न्यू लाइन से स्टार्ट हो, चाहे कंटेंट आपका मिड वाला हो, सेंटर वाला हो, मिड सेंटर मतलब पैराग्राफ के बीच में अगर आपने कोई ब्लॉक लेवल एलिमेंट लगा दिया, तो ना वो राइट वाले कंटेंट की परवाह करेगा, ना वो लेफ्ट वाले। वो एक न्यू लाइन से स्टार्ट होगा और उसमें जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ होगा वो एक न्यू लाइन में शो होगा। जबकि इनलाइन एलिमेंट्स जो होते हैं वो जहां भी आप यूज करो, जो भी आपका कंटेंट होता है उसके बराबर से ही स्टार्ट होते हैं, राइट हो लेफ्ट हो जैसा मर्जी। लाइक बी, आई, IMG, ए, स्मॉल, etc। क्लियर है? ठीक है। इस एग्जाम्पल में वो बता रहा है, ये इन्होंने बॉर्डर यूज किया है एक, और फिर हेडिंग के लिए बॉर्डर यूज किया, एक सेक्शन हो गया। फिर एक और सेक्शन आ गया जिसके अंदर जो है इन्होंने इटैलिक किया हुआ है। एक और सेक्शन आ गया जिसमें इन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है, एक और चीज को अंडरलाइन किया हुआ है, और एक लास्ट सेक्शन, ठीक है। हमारे पास स्टाइल्स करने के कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको बता रहे हैं कि भाई ये मोस्टली चीजें इनको आप नोट कर लें। हाइट और विड्थ, सही है। हम जो है वो जो एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं वो हम यूज अब नहीं करेंगे, नहीं यूज करेंगे, सही है। बॉर्डर्स, कलर, विड्थ, स्टाइल। कलर, विड्थ, स्टाइल मतलब बॉर्डर का कलर क्या है, बॉर्डर का स्टाइल क्या करना है, या उसको जो है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। बैकग्राउंड कलर, इमेजेस, पोजीशन इन दी ब्राउजर विंडो। पोजीशन क्या होती है इसको भी हम देखेंगे। अच्छा, ये सारी चीजें जो प्रॉपर्टीज बताई हैं ये किससे रिलेटेड है? बॉक्सेस से रिलेटेड। अब हम आते हैं टेक्स्ट की तरफ। टेक्स्ट से रिलेटेड हमें क्या मिलेगा? टाइप फेस। टाइप फेस मतलब जो भी आपका
फॉन्ट है उससे रिलेटेड स्टाइल्स, फॉन्ट फैमिलीज। फॉन्ट फैमिली मतलब मैं जो हूँ एक डिफरेंट फॉन्ट चाह रहा हूँ, मतलब जो कर्ट राइटिंग होती है, लाइक ये एक हेडिंग बोल्ड लिखी हुई है, इस तरह लिखी हुई है, इस तरह लिखी हुई है, जिस तरह की भी आपको फॉन्ट चाहिए वो आपको मिलेगा। तो ये कस्टमाइज भी मिलेगा। फॉन्ट के साइज को इंक्रीज डिक्रीज कैसे करेंगे? कलर को देखेंगे, इटैलिक, बोल्ड, अपर केस, लोअर केस और स्मॉल कैप्स। सही है। अच्छा, स्पेसिफिकली हम किसको देखेंगे वो भी हम देख लेंगे, लाइक लिस्ट को, टेबल को, फॉर्म को हम स्टाइल किस तरह करेंगे वो भी हम देख लेंगे। अच्छा, सही है। इस चीज को थोड़ा सा गौर से देखना और इसको याद नहीं करना, दोबारा बता दूं, इस चीज को याद नहीं करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है। इसको एक दफा अंडरस्टैंड कर लोगे तो उसके बाद जो है सारे काम हो जाएंगे। सारे काम मतलब उसके बाद जो है सीएसएस के रूल्स भी अप्लाई हो जाएंगे। इसके बाद जो है इंटरव्यू के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, और इंटरव्यूअर वाले ने कुछ इससे मिलता जुलता पूछ लिया तो उसका जवाब भी आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्लोली मैं बताता हूँ। CSS works by associating rules with HTML elements। सही है। CSS जो है आपके लिए कुछ रूल्स बनाता है, सही है, जो आप HTML के एलिमेंट्स पर अप्लाई करते हो। सही है। These rules govern how the content of the specific element should be displayed। वो जो रूल है अब वो बताएगा कि ये एलिमेंट जो है, जो मैंने अभी यूज किया है, इसको किस तरह दिखाना है। ठीक है, और देखते हैं क्या कह रहा है। A CSS rule contains two parts, a selector and a declaration. This is the main topic. Selector and a declaration. जो भी CSS का रूल बनेगा दो चीजों से मिलकर बनेगा, सेलेक्टर एंड अ डेक्लेरेशन। ये चीज क्लियर है? ठीक है, ओके। अब मैं यहां पर आता हूं, और एक नोटपैड की फाइल खोल और टेम्पलेट पर सही है। सपोज कर लो कि मैंने जो है एक एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया विच इज H1। मुझे इसको, इस पे कोई भी स्टाइल अप्लाई करना है। जब भी कोई स्टाइल अप्लाई करना है आपने देखना है कि क्या स्टाइल है और किसको सिलेक्ट किया है। अब ये जो H1 है दिस शुड बी सिलेक्टर। सही है। आपने ये अगर H1 पे स्टाइल अप्लाई करना है तो H1 कहलाएगा सिलेक्टर। ठीक है, वापस आते हैं H1। और जब भी आप CSS का रूल लिखोगे उसके लिए आपके पास होगी एक बॉडी। जो भी आप डिक्लेरेशन बनाओगे उसके लिए आपके पास एक होगी बॉडी विच इज कॉल्ड कर्ली ब्रैकेट्स। आपने बॉडी बना दी कि भाई हम जो है एक रूल हम CSS के लिखने लगे, उसके लिए हमने एक बॉडी बना दी। ठीक है, अब आपने के पास जो है की और वैल्यू के पेयर्स होंगे, की और वैल्यू। लाइक मेरे पास एक की है कलर डिफाइन करने की विच इज कलर। सही है। और उसके बाद आपने लगाना है कॉलन, और उसके बाद उसकी लिखनी है वैल्यू। जब आपका काम खत्म हो जाए लाइन का तो फिर आपने लगा देना है एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, अब ये जो एरिया है जो मैंने हाईलाइट किया है दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन, ठीक है। ये जो हो गया आपका सिलेक्टर, और ये जो हो गया आपका डिक्लेरेशन। सिलेक्टर और डिक्लेरेशन क्लियर। किसी का भी कोई छोटा मोटा भी सवाल हो तो आपने पूछना है। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना क्योंकि यहाँ से आपकी बेस स्टार्ट होगी। सबसे पहले जो आपको काम दिया जाएगा, इंटर्नशिप दी जाएगी, वो यूआई से रिलेटेड दी जाएगी। वो बनाओगे तो आगे फंक्शनैलिटी तक जाओगे, नहीं बनाओगे तो फिर वहीं से बाहर। सही है, तो यूआई का आपने स्पेशल फोकस करना है। अब हम आते हैं भाई, देखते हैं बुक वाले क्या कहते हैं। ठीक है, देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पी को सिलेक्ट करा
और उसको बता दिया एक बॉडी खोली और उसको बता दिया फॉन्ट फैमिली एरियल। अब ये फॉन्ट फैमिली क्या है इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, इन्होंने क्या किया, एक वैल्यू लिखी प्रॉपर्टी और उसको वैल्यू दे दी। ये हमारी क्या हो गई, डेक्लेरेशन। सिलेक्टर डेक्लेरेशन क्लियर है, ठीक है। और ये वही चीजें जो है इंग्लिश में लिखी हुई हैं जो मैंने अभी बताई, सिलेक्टर और डिक्लेरेशन जो है। अच्छा, CSS प्रॉपर्टीज अफेक्ट हाउ एलिमेंट्स आर डिस्प्लेड। अब बताएगा CSS जो है वो आपको बताता है कि भाई एलिमेंट्स जो हैं वो किस तरह दिखने चाहिए, यानी कि आपने किसी एलिमेंट पर अगर कोई डिक्लेरेशन अप्लाई की हुई है तो वो फिर उसके मुताबिक दिखेगा। लाइक अगर कलर ब्लू दिया हुआ है तो H1 हमें ब्लू दिखेगा, सही है। ये क्या है ये भी हम देखेंगे डिटेल में, सही है। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि एक छोटी सी CSS लिख के देख ही लेते हैं, सही है। यहां पर आता हूं मैं। अच्छा, अब जो CSS है, जो ब्राउजर पर एलिमेंट्स हमने दिखाने हैं वो हम कहाँ लिख रहे हैं, बॉडी के एलिमेंट के अंदर। जो CSS है वो कहाँ लिखनी चाहिए, एलिमेंट के अंदर। एलिमेंट के अंदर वाले कौन कौन है, तीन तरीके वाले तक जाएंगे ना अभी सर, सबर तो कर जाओ तुम। सही है, हमारे पास CSS जहां हमने अप्लाई करनी है और किस तरीके की अप्लाई करनी है ये सारी चीजें डिटेल में मैं बताऊंगा, लेकिन अभी हम एक बेसिक से CSS लिख के देखना चाह रहे हैं कि भाई लिखें तो कैसे, लिखें कैसे। सही है, ये एरिया वो है जो आपने ब्राउजर पर नहीं दिखाना, सही है, सही है। तो फिर हम कहाँ लिखेंगे, हेड वाले सेक्शन, सही है। यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर मैंने लिख दिया अप्लाइंग CSS, ठीक है। उसके लिए मेरे पास एलिमेंट अवेलेबल है विच इज स्टाइल, सही है। स्टाइल के एलिमेंट के अंदर जितने भी आपकी CSS होगी आप लिखोगे, ठीक है। मैं सबसे पहले सिलेक्टर लगाता हूं विच इज H1, सही है। उसके बाद डिक्लेरेशन के लिए बॉडी यूज करी मैंने और इसको ओपन कर दिया, मैंने लिखा कलर और उसकी वैल्यू, ये जो चीजें मेरे को वो बता रहे हैं ना, अगर ये किसी के पास नहीं है तो मसले वाली बात नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास बहुत ज्यादा हुई हुई है, ठीक है। और मैंने उसको वैल्यू बता दी ब्लू, ठीक हो गया। अब हम इसको सेव करते हैं और वापस जाकर देखते हैं, ठीक है। अच्छा लग रहा है थोड़ा थोड़ा, सही है। ये वाली चीज दोबारा देखते हैं। आपके पास जो स्टाइल का एट्रीब्यूट है वो क्या करता है, CSS को अप्लाई करने के लिए यूज होता है, ठीक है। उसके अंदर जो भी काम होगा CSS से रिलेटेड लिखा जाएगा। अगर आपके पास इंटरव्यू का सवाल आ गया कि भाई ये लिख के दे दिया है हमने, तो क्या आना चाहिए, /H1, ठीक है। क्या आना चाहिए, नहीं रेंडर होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि हेड के अंदर आप सिर्फ वो कंटेंट लिखोगे जो ब्राउजर पर नहीं दिखाना। ये चीज क्लियर कर लो अपने पास, इंटरव्यू में सवाल आएगा, इंटरव्यू में मतलब कि जो इनका क्विज होगा, ठीक है। आते हैं वापस, एक और चीज अप्लाई करके देख लेते हैं। यहां पर हमने लिख दिया H2 हेडिंग 2, ठीक है। आपने क्या करना है, उसी सिलेक्टर के नीचे आ जाना है, नीचे आ गया मैं H2, सही है, कलर ग्रीन, ठीक है। सेव करके वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, हो गया भाई, दो कलर हमने लगा दिए। जो भी आपने जितना स्टाइल का एरिया भरना है कोई मसला नहीं है, कोई परवाह नहीं करनी कि भाई कितनी लाइन जा रही हैं या इतना लंबा हो रहा है, घिचपिच हो रही है, इन चीजों से बिल्कुल नहीं घबराना। ये चीज क्लियर है जी। एलिमेंट है ना, ओपनिंग टैग हो गया, क्लोजिंग टैग हो गया, स्लैश लगा हुआ है, सही है। इस चीज को आगे डिटेल में बताऊंगा मैं।
ये बन जाएगा आसानी से। कलर कैसे मिलेंगे? कलर पिकर से। कलर पिकर से कलर मिल जाएंगे। एक हेडिंग एक पैराग्राफ है, एक हेडिंग टू एक दूसरा पैराग्राफ है। यहाँ पर कहीं पे इन्होंने वो भी लगाया हुआ है, आई वाला भी लगाया है, आई भी लग जाएगा, कोई मसला नहीं है। ऐसा ही है। अच्छा ठीक है, तो फिर बताओ अब क्या होगा। यहाँ पर मैंने लगा दिया पी और लोरेंस करके टैग लिख दिया और छुट्टे सही है। ओके, लोअर जो डॉलर है उसको हम क्या करते हैं, बोल्ड में लिख देते हैं, सेव करते हैं, वापस आते हैं। सही है, डॉलर बोल्ड आ रहा है। ठीक है, तो अब जब पी को कलर दूंगा तो पी वाला कंटेंट खाली कलराइज होना चाहिए या बीबी होगा? जो बीबी वाला, जो बोलने के बीबी साथ होगा वो हैंड रेस करे। मैं तो पी को दे रहा हूँ ना, पी को तो नहीं दे रहा, मैंने यहाँ पे लिखा पी जी। जो बी बोलने के बी साथ होगा वो हैंड रेस करे। कलर नॉट कॉलम्स, उसको मैंने कर दिया रेड। बी के साथ वाले कौन कौन है राइट साइड से? नहीं नहीं, इसको हाथ उठाना नहीं कहते भाई। मतलब सारे कह रहे हैं कि पी को दिया हुआ है, उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है उस पर अप्लाई नहीं होगा। तो फिर बी वाले हाथ उठाओ ना, तो भाई बी भी अप्लाई होगा, बी पे भी अप्लाई हो जाएगा, वो वाले हैंड रेस करो बड़े। सही है, रिफ्रेश करते हैं, उसने रेड कर दिया। ठीक है, आपने मेन कंटेनर पर जब कलर अप्लाई किया है तो उसके अंदर जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है उस सब पे अप्लाई होगा। ब्लॉक लेवल इनलाइन एलिमेंट नहीं देखा जाएगा। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर अगर मैं आपको लगा के दिखा दूं H3, सही है, और यहाँ पे लिख दूं पैरा, होगा नहीं होगा? पैरा हेडर, पैराग्राफ हेडर। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, नहीं हुआ, नहीं हुआ भाई। दोबारा सुनो, सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश। मैंने पी को जो है, पी के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसके अंदर मैंने एक और एलिमेंट यूज किया हुआ है जिसमें मैंने लिखा हुआ है डॉलर। सही है, और पी को अगर आप सीएसएस देखो, मैंने कलर उसको रेड दिया हुआ है। अगर आप बल्कि ऊपर वाला भी रेड नजर आ रहा है तो ऐसा करते हैं, इसको येलो कर देते हैं ताकि यार पिंक विंक जो है ना बाद में देखेंगे, अभी हम इधर हैं। सही है। अच्छा, मेरे पास जो है, जो पैराग्राफ है वो रेड कलर में आ रहा है और जो बी है उस पर कलर अप्लाई हुआ हुआ है। सही है, वापस आते हैं और यहाँ पर मैं एक लगाता हूँ H3 और यहाँ पे मैंने लिख दिया हेडिंग 3 और चलते हैं, सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। मेरे पास हेडिंग 3 यहाँ आया। सही है, उसने पैराग्राफ का ख्याल नहीं करा और पैराग्राफ भी टूट के जो है नीचे चला गया। ठीक है, ये क्यों हुआ? एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट था, सही है, उसके अंदर एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट अप्लाई किया जा रहा है। ऐसे में जो रूल है जो पेरेंट कंटेनर पे लगा हुआ होगा, पेरेंट कंटेनर मतलब ये अभी पेरेंट है, H3 उसका चाइल्ड कंसिडर हो रहा है, जो पेरेंट पे रूल अप्लाई हुआ होगा वो वर्क नहीं करेगा, सिर्फ उसका जो इनलाइन कंटेंट है वो वर्क करेगा। ये चीजें इस तरह को इस तरह की बहुत सारी चीजें डिटेल में आपको जो है ना खुद से प्रैक्टिस करके देखनी है। और यही आपकी लॉजिक्स है कि यार ऐसा करने से क्या हो रहा है और वैसा करने से क्या हो रहा है। ये चीज क्लियर है? ठीक है, आते हैं वापस। सही है। अच्छा, हमारे पास जो है, जो सीएसएस के
अप्लाई करने के तरीके होते हैं वो होते हैं 3 किस्म के। ये अपने पास जो नोट डाउन कर रहे हैं वो कर ले। देयर आर 3 ways टू राइट CSS इन HTML। हमारे पास 3 तरीके होते हैं, सही है। नंबर 1 पे हम चले जाते हैं, विच इज इंटरनल CSS। इंटरनल CSS जो होती है वो यही है जो हमने अप्लाई करके देखी है। जो आपकी HTML की फाइल होती है उसमें जो हेड सेक्शन होता है वहां आप स्टाइल का एलिमेंट डिफाइन करते हो और उसके अंदर आप अपनी CSS को लिखते हो। दिस इज कॉल्ड इंटरनल CSS। इंटरनल CSS, सही है। ये चीज क्लियर है। इसको अब हम यहाँ से कमेंट कर देते हैं, सेव करते हैं और वापस जाते हैं रिफ्रेश। ठीक है, मैंने आपको बताया था कुछ आपके पास एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जो हर एलिमेंट के लिए यूज हो सकते हैं और हर एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल होते हैं, ऐसा बताया था। इसी तरह आपके पास एक एट्रीब्यूट होता है स्टाइल का। मैंने स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाया इज इक्वल टू वैल्यू। अब यहाँ मैंने प्रॉपर्टी बता दी कलर और उसकी वैल्यू बता दी ब्राउन। सेव करते हैं और वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ब्राउन कलर आ रहा है। तो दिस CSS इज कॉल्ड इनलाइन CSS। इनलाइन CSS के बारे में अगर कोई आपसे पूछेगा कि इनलाइन CSS क्या होती है, तो इनलाइन CSS ये होती है कि स्टाइल का जो एट्रीब्यूट है उसके जरिए से किसी एलिमेंट पर आपने अगर कोई CSS अप्लाई करी है, दैट इज कॉल्ड इनलाइन CSS। सही है। अभी तक आपने 2 तरीके नोट कर लिए हैं, यहां पर मैं कमेंट में भी लिख देता हूं, इनलाइन CSS। ठीक है, एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया इंटरनल CSS। ठीक है, ये सबको क्लियर है। इसको भी कमेंट कर देते हैं और इसको कॉपी करके नीचे ला और इसे यहां से हटा दो। ठीक है, अच्छा अब एक सवाल है, अगर जब बहुत बड़ी कोई वेबसाइट बना रहे होंगे, सही है, जब कोई बहुत बड़ा काम कर रहे होंगे जिसमें HTML का जो सेक्शन होगा, थोड़ा सा नोट करना मैं क्या कह रहा हूं, ये वाला जो सेक्शन होगा, जब इसमें बहुत ज्यादा काम होगा कि आपकी चली गई है 500-600 लाइन, सही है, और आपने ये भी लिखा हुआ है, आपने इंटरनल CSS भी अप्लाई किया हुआ है, ये भी तकरीबन चला जाएगा, तकरीबन कोई 400-500 पे ये भी चला जाएगा, तो घिच पिच हो जाएगी, मसला हो जाएगा यार, ये बड़ा ढूंढना पड़ रहा है और बड़ा जो है मसला नजर आ रहा है। सही है, क्या करना चाहिए, इंटरनल CSS करनी चाहिए या इनलाइन CSS करनी चाहिए? इनलाइन वाला कौन कौन है? इनलाइन वाले हैंड रेस करें। हर एलिमेंट पर होगा, यहाँ पर आप चले जाओ, बी पे चले जाओ, यहाँ पर अगर आप स्टाइल चले जाओ, यहाँ पर स्टाइल कलर रेड, सेव करते हैं, वापस जाते हैं, वर्क कर रहा है, हटा देते हैं वापस। इनलाइन CSS अप्लाई करनी चाहिए या इंटरनल? इनलाइन वाले हैंड रेस करें और इंटरनल वाले हैंड रेस करें। तो भाई किस कैटेगरी में हो तुम लोग? हेड वाली, बिना पढ़ाई हेड वाली। अब पहली विधि दूसरी विधि कौन सी फिर? ठीक है, अब हमारे पास आती है एक तीसरी, विच इज एक्सटर्नल CSS, मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट वैल्यूएबल और हाईली रिकमेंडेड, कि भाई आप एक सेपरेट फाइल बना दो, उसमें CSS सारी अप्लाई करो। ठीक है, चलो ठीक है भाई, इन्होंने बोल दिया कि एक एक्सटर्नल फाइल बना दो, मैं यहाँ पर गया एक नई फाइल बना लेता हूँ, उसका नाम मैं रख देता हूँ स्टाइल डॉट CSS। सही है, ये फाइल मैंने जाकर बना, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H1 कलर ब्लू। सही है, सेव करते हैं, वापस आते हैं, नहीं भाई ये अप्लाई नहीं हो रहा,
अब क्या करेंगे, इसको इस फाइल के साथ एसोसिएट करेंगे, सही है, कनेक्ट करेंगे। उसके लिए हमारे पास एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है विच इज लिंक। लिंक इसमें आप दोगे href, क्या कैसे चेक करेंगे, डॉट स्लैश स्टाइल डॉट css, सेव करते हैं और वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा। तो आपके पास जो href का एट्रीब्यूट है वो क्या काम करेगा, वो आपकी फाइल की लोकेशन को सेट करेगा। लिंक का जो एलिमेंट है वो क्या करेगा, HTML और CSS को एक दूसरे से लिंक करेगा। लेकिन जो CSS की जो आपके पास स्टाइलिंग है उसको एक दूसरे के साथ एसोसिएट करने के लिए आपको इसको बताना होगा कि भाई आपस में रिलेशन क्या है। उसके लिए एक और एट्रीब्यूट आता है विच इज rel, स्टैंड फॉर रिलेशन। इसकी वैल्यू हमने दे दी स्टाइल शीट, क्या दे दी, सेव करते हैं और वापस आते हैं, कलर ब्लू हो गया, ठीक है। तो एक्सटर्नल CSS सबको क्लियर है, ठीक है। हाँ, एक और दफा बता दें, देखो आपके पास एक होती है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS किस तरह यूज करेंगे, आपके पास जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें आप स्टाइल के एट्रीब्यूट के जरिए अपनी इनलाइन CSS लिख सकते हो, जैसे कि हमारे पास ये है। नंबर 2, इंटरनल CSS, आपके पास जो हेड का सेक्शन होता है वहां पर आपने स्टाइल के एलिमेंट को यूज किया और अपनी जो भी CSS थी वो लिख ली। अब एक और तरीका है विच इज एक्सटर्नल CSS, आपने एक फाइल बना ली और क्या करा, उस फाइल को लिंक के एलिमेंट के जरिए अपनी CSS फाइल से कनेक्ट कर ली। क्लियर है, अपने अपने पास फोल्डर बनाए और ये सारा काम करके दे। इनलाइन CSS भी अप्लाई करनी है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, कोड आपके पास ओपन।